हम सबको पता ही है कि 27 जुलाई का वो दिन 1986 जब कालिम्पोंग में हमारे गोरखा समाज के लोग एक मांग को लेकर के संघर्ष में थे कि जो भारत और नेपाल की जो ट्रीटी है उसमें जो धारा 7 है जिसमें रेसिप्रोकल की बात कही गई है, उन दिनों और कुछ हद तक आज भी ये लांछना हमारे ऊपर लगती रही उस धारा के कारण कि हम विदेशी हैं और उसका मूल्यांकन होना चाहिए, उसमें विचार होना चाहिए। मांग बस इतनी सी थी, शुरुआत यहाँ से संघर्ष की हुई थी और वहां पे कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब ही नहीं थी, बल्कि लोग उत्साह में थे। अपना जातीय गीत, संगीत, नाच गान, उत्सव के साथ लोग अपनी बात को रख रहे थे। कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब नहीं थी, लेकिन उस समय की बंगाल सरकार और उस समय का जो पुलिस प्रशासन एकाएक उनके तरफ से गोलियां चली और हमारे हजारों वीर, हमारे जो योद्धा है, उन्होंने अपनी प्राण की आहुति दी और वो शहीद हुए। 27 जुलाई को इस शहीद दिवस के रूप में हम मनाते हैं, उनके सदस्य के परिवार का सम्मान करने हेतु और शहीद के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु इस समय जो जनमुक्ति मोर्चा द्वारा जो कार्यक्रम आयोजित हुआ है खरसांग में, वहाँ पे उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने यहाँ पे मैं पहुँचा हूँ। और भले ही ये कोई राजनीतिक दल ये कार्यक्रम कर रहा है, लेकिन कार्यक्रम अराजनीतिक है, क्योंकि कोई भी पार्टी हो, कोई भी इंसान हो, हम सब लोग उस शहीद का सम्मान करते हैं और उनके परिवार का सम्मान करते हैं और संघर्ष अभी भी जारी है। भारत बहुत व्यापक राष्ट्र है, हमारा व्यापक संविधान है और भारत के संविधान से अनेक लोगों को उसका समाधान मिला है, उसको न्याय मिला है। गोरखाओं का बड़ा योगदान इस राष्ट्र के प्रति है, चाहे स्वतंत्रता के लिए हो, चाहे उसके बाद हो, चाहे हाल ही में राष्ट्र को सुरक्षित रखने के लिए कैप्टन ब्रिजेश थापा जी जो शहीद हुए, वो भी हम सबको याद है। योगदान बहुत है, न्याय की अपेक्षा हमने हमेशा किए हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश आज तक गोरखाओं को जो सम्मान और जो न्याय मिलना चाहिए था वो नहीं मिला और ये संघर्ष जारी रहेगा। उनका प्रतिनिधि होने के नाते ये मेरा फर्ज है और जिस शहीद की वजह से ये जो संसदीय कुर्सी मिली है, मैं उसका सम्मान करता हूँ और संघर्ष और जो उनके सपने थे, जो उन्होंने सपने देखे थे इस क्षेत्र के लिए, इस क्षेत्र की जनता के लिए, वो अवश्य पूरा होंगे और उसमें जो भी मुझे उचित कदम उठाना होगा मैं करता रहूँगा। थकूंगा नहीं, रुकूंगा नहीं, ये संघर्ष चालू रहेगा, चलता रहेगा जब तक हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं करते। और हमारा किसी सरकार के साथ ये संघर्ष नहीं है। हमारी जाति, हमारी भाषा, हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति का संरक्षण हो और 1.5 करोड़ गोरखा समाज जो देश में रहते हैं वो अपना सर ऊंचा करके सम्मान के साथ अपना जीवन व्यतीत कर सके और ये हमारा अधिकार है। बंगाल के साथ अन्याय हुआ है, इसमें कोई बहुमत नहीं। आज 4.25 लाख करोड़ का बजट सालाना पश्चिम बंगाल सरकार का होता है और उसमें से सिर्फ नॉर्थ बंगाल डेवलपमेंट बोर्ड को 860 करोड़ रुपए मिलता है, जो 0.002% से भी कम है। इससे स्पष्ट पता चल जाता है कि हमारे साथ चला जा रहा है, हमें चला जा रहा है, हमारे साथ अन्याय हो रहा है। जबकि चाय हो, ट्रेड हो, हाइड्रो हो, जंगल हो, फॉरेस्ट हो और उद्योग हो, एमएसएमई हो, उसके माध्यम से बहुत बड़ी मात्रा में हम टैक्स और रेवेन्यू कलेक्ट करके पश्चिम बंगाल सरकार को देते हैं। एक उदाहरण के तौर पे बताना चाहूंगा, हाइड्रो प्रोजेक्ट जो एनएचपीसी के लगे हैं
उसके ऊपर में इन्वेस्टमेंट एनएचपीसी का है। बंगाल सरकार ने 1 रुपया भी नहीं डाला। और आज जब बिजली उत्पादन होता है एनएचपीसी, उसमें 6 रुपया 10 पैसे के आसपास की कॉस्ट आती है, उनकी लागत आती है। और वो सारा बिजली 100% पश्चिम बंगाल सरकार को जाता है। और पश्चिम बंगाल सरकार एनएचपीसी से 4 रुपये 10 पैसे पर यूनिट के दर पे वो बिजली उनसे खरीदती है। और बिजली एनएचपीसी से खरीदती है, जहां एनएचपीसी को 200 करोड़ का सालाना घाटा होता है। 750-800 करोड़ की बिजली पश्चिम बंगाल सरकार खरीदती है। सस्ते में खरीद के हमारी जनता को 8 रुपए पर यूनिट में पश्चिम बंगाल सरकार बिजली हमें बेचती है। ये मैं उदाहरण बता रहा हूँ। सो अन्याय हुआ है, हमको ठगा है, हमको छला है। इसीलिए जनता की आवाज है और नेता का ये कर्तव्य है जनता की मांग के साथ खड़ा रहना, उनका सम्मान करना। और उन्होंने जो भी विषय रखा, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है। मेरा उसमें यही कहना है, हमारा संघर्ष सबसे पुराना है, पहला अधिकार हमारा है। और दार्जिलिंग तराई डूवर्स की जो सपने थे वो यथावत रहने चाहिए। और उसकी मांग समय पर जब उचित समय आएगा, जिस स्थान पे रखना होगा, मेरी भावना, ये सिर्फ मेरी भावना नहीं, गोरखा समाज की भावना, आदिवासी समाज की भावना, राजवंशी कोच मेचे टोटो की भावना, इस क्षेत्र की जनता की भावना ससम्मान के साथ यथावत उस स्थान पे उस घड़ी में जो उचित होगा वहां में रखें। तो यानी कि कोई बुराई नहीं है, अच्छी बात है, कोई बुराई नहीं है। देखिए, हमको अध्ययन करना पड़ेगा। हम भ्रमित स्वयं भी ना हो, जनता को भी भ्रमित न करें। ठीक है, ऐसे बहुत सारे मुद्दे बार बार आते हैं। और मैं फिर कहता हूँ, ऐसे जो संवेदनशील विषय आते हैं, मुझे लगता है इसका चर्चा करना उचित स्थान संसद भवन है। क्योंकि ये मीडिया के साथ मैं डिबेट करूं या बाइट दे दूं या टिप्पणी करूं, उससे किसी तरह के समाधान पे आप पहुंचते हैं। बजट के लिए बंगाल में कुछ नहीं आया, ये हम अध्ययन नहीं करते, ये हमारी कमी है। भारत सरकार ने, अब आप सुनिएगा ध्यान से, 50 लाख करोड़ का बजट घोषणा किया है। और उसमें पश्चिम बंगाल भी है, उसमें दार्जिलिंग जिला भी है, उसमें सिलीगुड़ी भी है। और सिर्फ दार्जिलिंग तराई डूवर्स के लिए और आसाम की चाय बागान के लिए 1000 करोड़ रुपए की घोषणा की है। बंगाल सरकार को 93,000 करोड़ का बजट एलोकेट किया है। और इतना ही नहीं, 1.5 लाख करोड़ रुपया अतिरिक्त ग्रांट के रूप में वो राज्य सरकार को केंद्र सरकार दे रही है। 50 साल तक राज्य को कोई ब्याज उसमें नहीं देना है। 2 करोड़ अतिरिक्त आवास योजना के घर बन रहे हैं, हमारे ग्रामीण क्षेत्र को उसका लाभ मिलेगा, केंद्र सरकार दे रही है। 1 करोड़ अर्बन आवास योजना बनेंगे, जिसमें 10 लाख करोड़ की लागत आएगी, जिसमें सिलीगुड़ी को, दार्जिलिंग को, कालिम्पोंग को, खरसांग को, मिरिक को फायदा होगा, वो हमारे लिए है। और हर घर जल के अंतर्गत आज जो है 2450 करोड़ का काम चल रहा है, वो हमारे लिए है। मैं खरसांग में खड़ा हूँ, 240 करोड़ रुपए अमृत 2 का स्कीम अप्रूव हो गया है। अब खरसांग में पीने की पानी की किसी तरह की किल्लत और समस्या नहीं रहेगी। ये ऑथेंटिक डाटा मैं आपको बता रहा हूँ और दिल खोल के, और इतना भी मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, जो स्टेट को जो ग्रांट देती है, महाराष्ट्र को 60,000 करोड़ मिला है, लेकिन पश्चिम बंगाल को 93,000 करोड़ मिला है। महाराष्ट्र से करीब करीब 50% अतिरिक्त पैसा पश्चिम बंगाल सरकार को मिला है। लेकिन दुर्भाग्यवश जो पैसा केंद्र का आता है, टीएमसी सरकार उसको खा जाती है, वो जनता तक नहीं पहुंचता। हमारी असली पीड़ा वो है। सिलीगुडी फुलबारी स्थित महाराजा अग्रसेन हस्पिटलले लिएर आएको छ रोगीहरूको निमित्त कुशल उपचार, जहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ 80 भन्दा अधिक समर्पित डाक्टरहरू अनि कर्मचारीको एक कुशल टिमको नेतृत्वमा 300 देखि अधिक नर्सिङहरूसँग आबद्ध रहेको टिम। हामी प्रत्येक बिरामीलाई गम्भीरतापूर्वक उपचार गर्छौं, साथै व्यक्तिगत ध्यान प्रदान गर्नेछौं। 120 वटा बेडको साथमा रोगीहरूलाई कुशल चिकित्सा सेवा प्रदान गर्दछौं। महाराजा अग्रसेन हस्पिटल, फुलबारी, सिलीगुडी। We focus on making students future ready with the needs of industry. By acquiring skills, make students competitive in their careers. With relevant skills, making students are more marketable. With collaboration, keep updated with industry trends. During course, students are earning from their activities in the industry. Supplements to on-job learning on a regular schedule during course.
Don't wait, secure your future now. Admission open. Medhavi Skills University, Singham, Bermioc. Contact us at 9874875876 or visit our website www.msu.edu.in. Can you believe this? के तपाईलाई थाहा छ सिलिगुडी फार्मेसीले हरेक औषधिमा दिइरहेको छ 22% छुट। साथै सिलिगुडीमा निशुल्क होम डेलिभरी। सिलिगुडीदेखि बाहिर पनि कोरियर शुल्क मात्र 50 रुपैयाँ। अर्डर गर्नलाई झट्ट सम्पर्क गर्नुहोस्। पसल बिहान 7 बजेदेखि राति 12 बजेसम्म खुल्ला रहनेछ र यहाँ 99% औषधिहरू पाउन सक्नुहुनेछ। सिलिगुडी फार्मेसीमा एक पोलिक्लिनिक पनि छ जहाँ तपाईँ सिलिगुडीको प्रतिष्ठित डाक्टरहरूसँग सम्पर्क पनि गर्न सक्नुहुनेछ। सिलिगुडी फार्मेसी, नेताजी मोड, सुभाषपल्ली। कन्ट्याक्ट नम्बर 9933990000।